नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दहेज। आज घर में नई वॉशिंग मशीन आई थी, जिसे देखकर घर के बाकी लोग तो बहुत खुश हो गए, खासकर बिंदिया जी। आखिर उनका बेटा सौरभ उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया था। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ पैसे जगदीश जी ने सौरभ को दिए थे। बाकी के पैसे वो अपने पास से मिलाकर वॉशिंग मशीन कैश में ही ले आया। अभी उसकी वॉशिंग मशीन को लेकर घर में दीदार कर रहे थे। ये देखकर घर की बहू निर्मला जनी भुनी सी अपने कमरे में आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद सौरभ कमरे में आया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल ही रहा था कि निर्मला बोली, क्यों जी, कितने पैसे खर्च कर दिए आपने वॉशिंग मशीन में? ईएमआई पर नहीं ला सकते थे क्या? देते बाबूजी पैसे, कमाते तो वो भी है। अरे मशीन की जरूरत है उनको, हमें को नहीं। वो लोग उसके पैसे दे, तुम क्यों दे रहे हो? निर्मला, वो मेरे माता पिता है, माँ को वॉशिंग मशीन की जरूरत थी, कितनी परेशान होती थी वो, इसलिए मैं वॉशिंग मशीन खरीद कर ले आया। अच्छा, मैं तो हाथों से कपड़े धोती हूँ, मुझ पे तो कभी तरस नहीं आया। भला ये क्या बात हुई? तुम आदमी लोग को हमेशा माँ माँ करते रहते हो। तुम लोगों के लिए तो बेबी कुछ भी नहीं होती, माँ की परेशान होती हो तुम, देखते नहीं बनी। और मेरा क्या है? निर्मला चिढ़ती हुई बोली, तुम्हें तो परेशान होने की आदत है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहकर सौरभ अपने कपड़े लेकर जाने लगा। उसकी बात सुनकर निर्मला और ज्यादा चिढ़ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अच्छा बस मुझे ही ताना मार लो, भला मुझे क्यों परेशान होने की आदत होगी? तुम्हारी माँ से खुद के और तुम्हारे पापा के कपड़े तक नहीं धुलते, और मैं तुम 4 लोगों के कपड़े हाथ से धोती हूँ। निर्मला ने बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ तक हो सकता था मैं अपने कपड़े खुद धोने की कोशिश करता हूँ। कभी देर सवेर भी तुमने अपने कपड़े धोने को कहता हूँ। अब अपने और अपने बच्चे के कपड़े तो तुम ही धोगे ना। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी करा दी। इससे तो अच्छा होता कि मेरे माँ बाप कोई ढंग का ठिकाना देखकर मेरी शादी करा देते, तो कम से कम मैं खुश तो रहती। निर्मला ने बोला, इतने में तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है, वो किसी अमीर घर में तुम्हारी शादी कर देते तभी तुम खुश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें हर बात में मेरा मेरा करने की आदत है। अब तुम ही देख लो, कहाँ तो उन्होंने ये सोचकर तुम्हारी शादी की कि मैं वॉशिंग मशीन दी कि मेरी बेटी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी वॉशिंग मशीन करके उसे अभी तक पैक करके रखा है। शादी के 7 साल बाद वो भी जंग खान लग गई है। उसके पति ने बोला, अच्छा वो मेरे माता पिता ने दी है, उस मशीन में ससुराल वालों को क्या लेना देना? फिर से बोली, ससुराल वाले को तो कुछ देते ही नहीं। बहू को याद रखे, जिस कमरे में तू दहेज का सामान लेकर बैठी हो ना, वो कमरा उस घर का हिस्सा है जो ससुराल वालों का है। उसके पति ने जवाब दिया। कहकर सौरभ कपड़े बदलने लगा। लो, ससुराल वालों पे तो घर की धौंस दिखाने लगे, इसलिए तो कहते हैं कि बहू को कोई अपना मानता ही नहीं है। शादी के 7 साल बाद आखिर अपनी औकात पे आ ही गए। फिर से वो अपने पति से बोली। निर्मला जोर से चिल्लाते हुए बोली। ये बातें बाहर बिंदिया जी को सुनाई दे रही थी। आखिर वो कमरे में आ गई और आते ही निर्मला जी यानी अपनी बहू से बोली फिर से, बहू क्यों चिल्ला रही हो? घर में चीखना चिल्लाना शोभा देता है क्या? बिंदिया जी अपनी बहू निर्मला से पूछी। हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगे ना, अपने बेटे को क्यों कहेंगे भला? बहू कभी ससुराल वालों को ही है क्या? आज घर की धौंस दिखा के दी आपके बेटे ने। निर्मला बिंदिया जी को जवाब देते हुए बोली, बहू माना कि सौरभ गलत है, उसे ऐसा बोलना चाहिए था नहीं, उसने बोला, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? आज वो तेरी ही भाषा तो बोल रहा है, तो अपने जैसे व्यक्ति को देखकर इतना तिलमिला क्यों गई? तुम तो अक्सर ही हमें अपने किसी न किसी सामान की धौंस दिखाती रहती हो ना, पर हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो आज जब सौरभ ने अपने मकान की धौंस दिखा दी तो इतना बुरा क्यों लगा? उसके सासू माँ बिंदिया जी ने पूछा। कहकर बिंदिया जी कमरे से बाहर आ गई। वही निर्मला अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती रही। इधर बिंदिया जी को वो बातें याद आ गई। आज
जब निर्मला इस घर की बहू बनकर आई थी, निर्मला अपने किसी सामान को कभी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी, खासकर मायके से आए हुए सामान को। शादी के एक सप्ताह बाद बिंदिया जी अपनी बेटी निधि के साथ मिलकर इकट्ठे हो चुके थे। बेडशीट और पर्दे हाथे से धो रही थी। यह देखकर सौरभ ने दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन को खोल लिया। अभी उसे कमरे से बाहर निकाल ही रहा था कि निर्मला ने अपने पति सौरभ को टोक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो भला? वॉशिंग मशीन क्यों निकाल रहे हो? उसने अपने पति से पूछा। अरे शादी के बाद की साफ सफाई में देखो कितनी कपड़े निकले हैं, इतनी बेडशीट और पर्दे धोने हैं। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो हाथ से कपड़े क्यों धोना? इसलिए वॉशिंग मशीन निकाल रहा हूँ। सौरभ ने भी जवाब दिया। नहीं नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन मत निकालो, ये तो मेरी मम्मी पापा ने दी है। क्या शादी से पहले आपके घर में कपड़े नहीं धुलते थे? वो निर्मला ने अपने पति सौरभ से पूछा। निर्मला का मुंह तोड़ जवाब सुनकर सौरभ हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कहने को हुआ तो बिंदिया जी ने उसे इशारा से चुप रहने का कह दिया। उसके बाद वो वॉशिंग मशीन पैक करके रख दी। कुछ महीने बाद बिंदिया जी की बेटी निधि के ससुराल में प्रोग्राम था, जिसमें उन्हें परवानी देनी थी। कुछ कपड़े तो अपने पास से निकाल चुकी थी और कुछ कपड़े सोचकर वो निर्मला से लेने उसके कमरे में पहुंच गई। निर्मला के पास भी कई साड़ियाँ हैं जो उसका इस्तेमाल करती नहीं। और अरे बहू सुन, निधि के ससुराल पर रवानियाँ करनी है तो कुछ साड़ियाँ तुझे पहनने वाली है तो वो दे दे। कोरी तो रखी है, तू नहीं कभी पहननी हो तो कुछ साड़ियाँ मैं अपने पास से निकाल लेती हूँ ताकि परवानिया के खर्चे का बोझ कुछ तो कम हो। बिंदिया ने अपने बहू निर्मला से कहा। सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा। अरे माँ जी, मेरी साड़ियाँ क्यों? बेटी आपकी है तो आप दीजिए, मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मेरे लिए आई हुई साड़ियाँ है, भला उस पे आपका क्या हक है? उसने अपने सासू माँ को बोला। निर्मला जी के मुंह तोड़ते जवाब दिया। सुनकर बिंदिया जी बहू का मुंह ताकते हुए वही खड़ी रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहू वो साड़ियाँ तू पहनती नहीं, वो यूं ये बक्से में पड़ी रह जाएगी, इसलिए कहा था। वो तभी अब रिश्तेदार और हल्द्वानिया में दूर दराज के रिश्तेदार के लिए भी तो ये घर में से साड़ियाँ निकाली जाती है, तो इसलिए तुझसे कह दिया। बिंदिया जी ने बोला। तो आपने अपने पास से निकालिए, आपके पास भी क्या साड़ियाँ कम है? रिश्तेदार आपके हैं तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो? उसने फिर से अपनी सासू माँ बिंदिया जी से बोला। निर्मला ने दोबारा जवाब दिया तो फिर बिंदिया जी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे और कुछ कहने का। भला ऐसी बहू के मुंह से कौन लगे, इज्जत ही उतार दे। बिंदिया वापस अपने कमरे में चली गई। बिंदिया को बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कर सकती थी? ऐसी बहू को कोई बोले अपने परिवार ही नहीं समझती। अपने कमरे में जाकर अपने बक्से में से जितनी साड़ियाँ निकाल सकती थी वो निकाल दी, लेकिन फिर भी कुछ साड़ियाँ तो कम ही थी और आखिर साड़ियाँ लानी तो पड़ेगी ही। ये सोचकर पर्स के टोटले पैसे कम थे। अभी जगदीश जी का काम भी थोड़ा कम ही चल रहा था। ऊपर से अभी कुछ महीने पहले ही सौरभ की शादी की थी। उनके कर्ज चुक रहे थे, जबकि सौरभ की तनख्वाह के घर का खर्चा चल रहा था, तो हाथ थोड़े तंगे थे और पैसे की कमी थी। अब तो शॉपिंग जगदीश जी के आने के बाद ही हो सकती थी, इसलिए बिटिया जी मन मसोर कर रह गई। कुछ साड़ियाँ को पैकिंग करके खुद रख दी और आखिरकार जगदीश जी ने इधर उधर से कर्जा लेकर पैसों का बंदोबस्त किया, जिसमें फिर बिंदिया जी ने लेन देन की साड़ियाँ खरीदी। 7 सालों में ऐसे कोई मौका है जहाँ पर एक बहू होने के नाते निर्मला का साथ परिवार चाहता था, पर निर्मला तो अपने में ही रहती थी। खैर, तभी बाहर सौरभ ने आते हुए कहा, चलो माँ, नई वॉशिंग मशीन का शुभारंभ करते हैं। उसने अपनी माँ से बोला। इधर अभी भी निर्मला की बुदबुदाने भरने की आवाज आ रही थी तो बिंदिया जी ने सौरभ की तरफ देखा। सौरभ बिंदिया जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब किसको नहीं बदल सकते, जिसको उसे नहीं बदल सकते, फिर उसके पीछे खुद को क्यों परेशान करना, इसलिए जो है उसमें खुश हो लेते हैं। सौरभ ने अपनी माँ से कहा।
उसकी बात सुनकर बिंदिया जी मुस्कुरा दी। मन ही मन तसल्ली थी कि चलो बहू ना सही, कम से कम बेटा तो साथ है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे को ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।